अच्छा, ये मैंने लिखा है, आप ये सोचिए कि ये इसलिए लिखा है ताकि हर एक का दूसरे से कनेक्शन है, तो आपको समझ में आए। ये बड़ा, यानी इसको हम ये कहते हैं कि प्लेटो वाज द फर्स्ट सिस्टमैटिक थिंकर इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें पहला भरपूर जामे मुफक्किर अगर कोई है तो उसको हम कहते हैं अफलातून। और कबल इसके कि हम शुरू करें, हमने पहले भी देखा था क्राइटो, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा यूथीफ्रो, एपोलॉजी। मेरा ये भी एडवाइस होगी कि आप ज़रूर इस काम को देखें, 30-40 पेजेस हमारी इसी किताब में थे, ज़रूर पढ़ें। और दूसरा ये है कि न सिर्फ ये पढ़ें बल्कि रिपब्लिक अगर पढ़ने का मौका मिले। सो प्लेटो के बारे में पहली बात तो ये है कि प्लेटो शागिर्द है किसका? सोक्रेटिस का। पहला सिस्टमैटिक फ़िलासफ़र है, पहला सिस्टमैटिक है, मुफक्किर है। मुफक्किर होने का आम तौर से जो हमारा उर्फ़ आम में है ना, तो उसमें बाज़ औक़ात बाज़ लोग सिस्टमैटिक फ़िलासफ़र्स नहीं होते हैं। तो मुफक्किर अगर सही मानों में समझा जाए तो ऐसा होता है जो अपनी मेटाफिज़िक्स यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी को एक्सप्लेन करता है, उसी के साथ जुड़ी हुई होती है उसकी एपिस्टेमोलॉजी यानी इल्म, कैसे आप हासिल करेंगे उस हकीकत के बारे में, और फिर उसी के साथ जुड़ी हुई होती है उसकी अखलाकियात। ये तीनों की तीनों चीज़ें बुनियादी तौर पर एक दूसरे के साथ सिस्टमैटिक और रैशनली एक दूसरे से फॉलो हो रही हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक फ़िलासफ़र। इससे पहले आपने देखा हमने किस किस को पढ़ा, हमने थेलीज़ देखा, हमने ज़ेनोफनीज़ देखा, हमने एनेक्सिमेंडर देखा, पार्मेनाइडिस, हेराक्लाइटस, एनेक्सिमेंडर, डेमोक्रेटस। फिर हमने सोफिस्ट में प्रोटैगोरस वगैरह को देखा, गॉर्जियस को देखा, फिर हमने सोक्रेटिस देखा। तो आपने देखा किसी के बारे में हमने ये नहीं कहा ही इज़ ए सिस्टमैटिक, लेकिन हम प्लेटो के बारे में कह रहे हैं कि ही वॉज रियली ए सुपर सिस्टमैटिक फिलोसोफर। ये कोड मैंने इससे पहले भी दिया हुआ है कि वाइटहेड, सो एल्फ्रेड वाइटहेड का कॉल ये है कि वेस्टर्न फिलॉसफी या यूरोपियन फिलॉसफी इज़ ए फुट नोट ऑन प्लेटो। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? वो ये कहता है कि अफलातून के बाद यूरोप में किया जाने वाला फ़लसफ़ा महज एक हाशिया है, महज एक तशरीह है जो कि उसके मतन पर आप साइड पर लगाते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें आप इस्लामिक रिवायती कोई किताब खोलेंगे तो उसके दरमियान में क्या होता है? मतन होता है, ठीक है? उसके दरमियान में क्या होगा? मतन होगा। और मतन के साथ क्या लिखा हुआ होगा? हाशिया। हाशिया किसे कहते हैं? यानी नोट्स। देखें ये है मतन, तो फ़र्ज़ करें नूरुल ईज़ा है या कंजुद दकाइक है या हिदाया है, तो आप हमेशा क्या देखेंगे? इधर लिखा हुआ होता है। सही है, हमारा वो रिवायती एरिया। तो अभी भी आप एक ट्रेडिशनल बुक देखोगे तो कैसी होगी? वैसी होगी। तो मतन किसका है? उसके मुताबिक अफलातून। और हाशिया किसका है? आपका, मेरा, डेकार्ट का, कांट का, हेगल का, ये है हाशिया। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्लेटो इतना बड़ा थिंकर है, इतना बड़े से मुराद में ये कहना चाह रहा हूँ, आप इसको फिर उसको मिस इंटरप्रिटेशन की तरफ ना लेके जाएं, बल्कि ये कि एक बहुत ही मरकज़ी, बहुत ही बुनियादी, बहुत ही असासी, कम अज़ कम फ़िक्र की तारीख़ में अफलातून का मकाम है। बहुत सारी बातें अफलातून के बारे में कही जा सकती हैं, हम नहीं कहेंगे, हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन पहली और बुनियादी बात यह है कि सुकरात के जहर के प्याला पीने के बाद कमोबेश वो कितने साल जिंदा रहा? 52 साल। कितने साल? कमोबेश 52 साल। और इन 52 सालों में उसने कोशिश की कि मैं अपने उस्ताद का जो अमल था, यानी फ़िक्र और अमल में जो बाहमी मुताबिकत थी, उसको एज स्टैंडर्ड और मॉडल के तौर पर पेश करें। सही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके लिए आइडियल मैन, आइडियल लिविंग मैन प्लेटो के नज़दीक कौन है? सोक्रेटिस। तो अगले 52 साल में, उसकी डेथ के बाद, 399 के बाद
52 साल उसने अपने आप को वक्फ कर दिया किस चीज़ के लिए, ताकि वो एक सिस्टमैटिक फ़िलासफ़ी को डेवलप कर सके। तो उसका जो 3 फेजेस में उसके कामों को हम बांटते हैं। पहले फेज़ का काम जो है वो हमने पहले पढ़ लिया है, सुकरात का कि यूथीफ्रो वगैरह पहले फेज, उसमें वो बहुत ही आइडियल फिक्र के तौर पर उसको बताता है, रिपब्लिक, ठीक है। सेकेंड फेज और फिर थर्ड फेज में लॉज के नाम से उसकी एक किताब है वो आती है। तो 3 हिस्सों में आप बांट सकते हैं फ़लसफ़े के, यानी अफलातून के फ़लसफ़े के काम को। तो प्लेटो ने 52 साल, मुसलसल 52 साल क्या किया, फ़लसफ़े के लिए अपने आप को वक्फ किया, अपने उस्ताद की तालीम को उसने गौर किया, देखा और कोशिश की कि मैं किसी न किसी तरह से एक अंदाज में इस बात की दावत दूँ सब लोगों को कि हाँ ये है सोचने की बात, ये है रीज़न की बात। अच्छा जी, इन 52 सालों में जो पहले कुछ साल थे, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि हम कहें कि 399 क़ब्ल अज़ मसीह में वो जहर का प्याला पीता है, 12 साल अफलातून कहाँ रहा, एथन से बाहर रहा, सही है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई होंगी जो कि उसकी ज़िंदगी में सुकरात के हवाले से बड़ी अहम होंगी। तो वो 12 साल ही, और फिर 12 साल बाहर रहने के बाद जब वो वापस एथेंस में आया तो उसने एक इदारा कायम किया, उसका नाम क्या था, एकेडेमस, जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, एकेडमी। तो उसने क्या कायम की, एकेडमी कायम की, यानी एक इदारा बनाया। और मकसद क्या था कि एक इदारे के अंदर मैं अपनी बात कह सकूँगा, मैं एक ऐसा सिलेबस बनाऊँगा, मैं ऐसी चीज़ें लोगों को ट्रेन करूँगा जिसमें जो मैं समझता हूँ हकीकत है, और इंसान को ज़िंदगी वैसी गुजारनी चाहिए, वैसी ज़िंदगी इंसान सीखेगा कि गुजारी जाए, चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इदारे की उसने दागबेल डाली। और फिर जो मौरिखीन हैं, तारीख़ वाले, वो ये क्या कहते हैं कि जो आज का लफ्ज़ मशहूर है उसको हम क्या कहते हैं, एकेडीमिया। तो एकेडीमिया भी दरअसल कहाँ से आया है, इसी एकेडमी और एकेडेमस से आया हुआ। और बहुत ही दिलचस्प बात वो ये है कि इस एकेडेमस इदारे के बाहर ये लिखा था कि जिसे ज्योमेट्री नहीं आती वो इस इदारे में दाखिल नहीं हो सकता। ये प्री कंडीशन है किस चीज़ की, फ़िलॉसफ़ी को सीखने की, चाहिए। आजकल से बाबा आप कंपेयर करो कि फ़िलॉसफ़ी को आजकल हम क्या समझते हैं, जिसको कुछ नहीं आता उसे फ़लसफ़ा आता है, और जिसे कुछ नहीं करना होता है उसने भी फ़लसफ़ा करना होता है, और जिसने महज तुकबंदियाँ करनी होती हैं, एक जुमले को दूसरे से मिलाना, दूसरे को दूसरे में, और फिर ये बताना कि, यानी जिसने फ़र्ज़ कीजिए कि बुनियाद जो उसकी मुबादियात फ़लसफ़ा होती है वही सीखी भी नहीं, समझी भी नहीं, एक तरफ उसने दौर भी नहीं किया, अब उसके लिए तो ये बात लायानी है कि भैया आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, आपने कहीं पढ़ा नहीं है। हम ये भी नहीं कहते कि भाई आपको ज़ानुए तलम्मुस किसी उस्ताद के सामने, लेकिन सेल्फ रीडिंग भी तो कोई चीज़ होती है, और अक्सर बच्चे सेल्फ रीडिंग करते हैं, अक्सर लोग सेल्फ रीडिंग करके चीज़ों को आगे डेवलप करते हैं। तो वो भी अगर आपने नहीं किया तो फिर वो फ़लसफ़ा नहीं होगा। तो एकेडीमिया में इंटरेस्ट पॉइंट क्या है, ज्योमेट्री का सीखना। एरिस्टोटल को ज्योमेट्री नहीं आती थी, उसने सीखी और फिर एंट्री हो, और इसके ऊपर हम अगले बाद में जाकर इसके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे कि क्या। पैथागोरियंस, बिल्कुल, पैथागोरस से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर था, बहुत ज़्यादा मुतासिर था, और ये पाइथागोरस से ही लोगों ने सीखा, और बिलखुसूस अफलातून ने भी यही सीखा कि मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री इज़ द फॉर्म ऑफ ट्रुथ, सही है, और वो ज्योमेट्री से आती है, ठीक है। तो ये एक हल्का सा तारुफ मैंने इसलिए यूँ ज़रूरी समझा कि थोड़ा बहुत आपको पता हो कि अफलातून एक इंसान था, और इंसान होने के नाते उसकी ज़िंदगी थी, उसके अंदर मुख्तलिफ़ मसाइल थे, उसकी एक जर्नी थी, उस जर्नी में लोग कामयाब भी होते हैं, गलतियाँ भी करते हैं, और इन तमाम चीज़ों को आप अपने सामने रखिए। हाँ, वो अभी हम देखेंगे, आगे देखेंगे इंशाअल्लाह, सही है। अच्छा जी, अब जो पहली और बहुत बुनियादी बात इसे आपको सीखना है, जिसे हमें सीखना है,
वो क्या है? वो है कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस। तो हम ये कहें कि अगर मुझे एक फ्रेज के अंदर अफलातून की पूरी फिक्र को बंद करना हो तो वो लफ्ज या फ्रेज क्या होगा? गुडनेस। सही। तो अब तलाश किस चीज की है अफलातून को? तलाश है गुडनेस की। व्हाट इज गुडनेस? सही है। लेकिन गुडनेस बज़ाहिर आपको क्या लगेगा कि गुडनेस क्या चीज है? ये तो सिर्फ मोरालिटी है। व्हाट इज गुड, व्हाट इज इविल। तो क्या सिर्फ ये मोरालिटी है? तो हम ये कहेंगे सिर्फ मोरालिटी नहीं है। इट्स ए मेटाफिजिक्स, इट्स एन एपिस्टेमोलॉजी एंड इट इज इमोरालिटी, ऑल इन वन। तो तवज्जो किस चीज के ऊपर है? गुड क्या है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं? अफलातून का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको मैंने कहा कि इस डब्बे में अगर बंद करना पड़े तो गुडनेस का डब्बा है। लेकिन उसका जो बुनियादी सवाल था जो उसे एक तवील अरसे तक तंग करता रहा, तो वो आपने सुना होगा ना, गैट फ्लाई, इस तरह करके एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी एक ऐसी मक्खी जो कि आपको, सुकरात क्या था? वो ये कहता था मैं एक ऐसी मक्खी हूं जो कि आपको सुकून से बैठने, आपसे बड़े तीखे, बड़े चुपते हुए सवालात करूं। तो जो सवाल इसके लिए बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब या बेचैनी और इस्तराब पैदा करता था हमेशा, वो क्या था? हाउ टू मेक ए गुड सोसाइटी इन विच गुड पीपल लिव ए गुड लाइफ। हाँ, यूटोपिया। अगर आप इसको आइडियलिज्म के ऊपर लेकर आएंगे तो यूटोपिया इसको हम कहते हैं। सही है। तो रिपब्लिक क्या है? इसीलिए रिपब्लिक को हम कहते हैं द आइडियल एक्सप्रेशन ऑफ ए स्टेट। सही है, ए यूटोपिक एक्सप्रेशन ऑफ। तो सवाल क्या है? अच्छे अफराद, अच्छे लोग अच्छी जिंदगी एक अच्छे मुआशरे में कैसे गुजारेंगे? यह है सवाल। तो ये वो सवाल है जो कि हम और आप शेयर करते हैं। शुरू से हम यही करते हैं। अच्छा इंसान कैसे बनना है, माँ बाप ने हमने सिखाने की कोशिश की, फिर उन्होंने हमें स्कूल में डलवा दिया, फिर किसी कारी साहब के पास भिजवा दिया, अच्छे इंसान बन जाए। तो अच्छे इंसान क्यों बन जाएं भाई? क्योंकि अच्छी ज़िंदगी गुजारें आप। सही है। अच्छा, तो अच्छी ज़िंदगी, अच्छा आदमी, इससे एक अच्छा मुआशरा कायम होगा। और उस मुआशरे में वालिदैन क्या समझ रहे होते हैं कि हमने अपना किरदार अदा कर दिया। इट्स अ वेरी कॉमन डे टू डे प्रैक्टिसेस के अंदर हम सब यही सोच रहे होते हैं। तो ये फ़लसफ़े का इसीलिए कहते हैं बुनियादी सवाल है। क्या? हाउ टू लिव ए गुड एंड वर्थवल लाइफ, हु इज़ ए गुड पर्सन, एंड, और फिर तीसरा सवाल क्या है कि गुड स्टेट या गुड सोसाइटी कैसी होगी। तो प्लेटो के नज़दीक एक ही आदमी है। वो क्या है? उसका नाम क्या है? सुकरात। उसका कहना यह है सुकरात है गुड पर्सन। अच्छा, अगर ये गुड पर्सन है तो एथेंस के बारे में क्या है? वो जिंदगी कैसी गुजार रहा था? वो जिंदगी भी गुड जिंदगी थी, क्योंकि उसने जो कमिटमेंट की हुई थी वैल्यू के साथ, और वो वैल्यू क्या थी? वो गुडनेस की वैल्यू थी। वो एक ऐसी जिंदगी की वैल्यू थी जिसको वो डिफाइन कर सकता था इन यूनिवर्सल टर्म्स। वो बता सकता था कि अगर मैं कहता हूं कि खैर, अदल, इंसाफ, जुर्रत, बहादुरी, सखावत, तवाज़ुन, मयाना रवी, अगर ये हकीकतें हैं और अगर ये लेट्स से के अक़दार हैं, ठीक है, मोरालिटी की, तो मैं इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करूँ। तो जहर का प्याला पीकर मैंने क्या किया है? उसने ये बता दिया है कि हम अक़दार सिर्फ ज़बान से नहीं कहते, बल्कि किससे कहते हैं? अमलन बता। जो मैंने कहा वो मैंने करके दिखाया। सही है। तो जो चीज़ सीखने की वो क्या है कि क्या कौल और फेल में, जैसे कि किस तनाजुर में हम इस चीज़ को देख रहे थे? सोफिस्ताइयों के तनाजुर में, जो कहते थे कि इल्म तो है ही नहीं है, अक़दार तो आपके लिए आपकी हैं, मेरे लिए मेरी हैं। तो इस माहौल के अंदर सुकराती कहता है कि कानून कोई चीज़ होती है, कानून को हमें ओबे करना चाहिए, और इसके नतीजे में अथॉरिटी ऑफ जजेस को हमें
मेंटेन करना चाहिए। सही। तो इस चीज़ को अफलातून का नज़दीक है सुकरात उसके लिए एक आइडियल फिगर है। वाई? बिकॉज ही वॉज ए गुड पर्सन। सही है। गुड लाइफ भी हम उसी से ही निकाल सकते हैं। सही है। और तीसरी बात क्या है, क्या एथेंस की सोसाइटी एक अच्छी और आइडियल सोसाइटी है? अफलातून ये कहता है नहीं, एथेंस की सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी नहीं। क्यों? इसलिए कि जो एथेंस ने सुकरात के साथ किया वो क्या था? हैं? गलत किया, नाइंसाफी पर मबनी है। एक गुड पर्सन को आप सजा नहीं दे सकते। ठीक है। तो वो गुड पर्सन था, उसने सजा ले ली, उसने कहा हाँ इसी के लिए तो हम फाइट कर रहे हैं। लेकिन आपने जो सजा दी वो क्या दी? एक गुड पर्सन को, हु वाज लिविंग ए गुड एंड कमिटेड लाइफ, उसको आपने सजा दे दी। लिहाजा एथेंस का मुआशरा दुरुस्त नहीं है। तो अब वो जो रोल मॉडल बना रहा है सुकरात को, तो उसके नजदीक जो उस वक्त का एथेंस था उसे प्लेटो की स्टेट की तरह होना चाहिए। ये पूरा नक्शा वो खींचेगा, पूरा नक्शा वो खींचेगा। तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है? सही है। तो इसको मैं समराइज करूं कि अफलातून के नजदीक एक चीज है जिसको उसने एक्सप्लेन करना है, और वो है गुडनेस का आइडिया। तो गुडनेस का आइडिया जब वो एक्सप्लेन करेगा तो उसी के मुताबिक वो कहेगा सुकरात गुडनेस का मॉडल है, सुकरात की जिंदगी गुड लाइफ है, और जिस मुआशरे में सुकरात को रहना चाहिए था वो प्लेटोनिक स्टेट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहां रह रहा था? एथेंस के अंदर। एथेंस की ज्यूरी ने वो फैसला किया। ज्यूरी में क्या थी? मेजॉरिटी थी। तो मेजॉरिटी इस वजह से अफलातून के नज़दीक कोई ज़्यादा बेहतर मुआशरे का मॉडल नहीं है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि उसके लिए मुआशरे का मॉडल क्या हो सकता है। सब अमन सुकून। चलो, एक्सेलेंस, बिल्कुल, इट्स ए वेरी गुड वर्ड। एक्सेलेंस, सुकरात ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया था। सही है। सो एक्सेलेंस भी कह सकते हैं, बट गुडनेस इज समहाउ रेलेवेंट लग रहा है हमें इस चीज़ से। लेकिन यस, एक्सेलेंस इज द वर्ड जो कि हमें सोफिस्ताइयों के यहाँ नज़र आ रहा था, हमें सुकरात के यहाँ नज़र आ रहा था, और यहाँ पर भी एक क्राफ्ट के तौर पर ही हम इसको देखेंगे कि क्या है। सही। अच्छा, गुफ्तगू के आगाज़ जिस किताब को हम फॉलो कर रहे हैं वो है नॉलेज से। सही है। तो पहली बात देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि सुकरात रोल मॉडल है, गुडनेस उसको तलाश करना है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज पोज किया था वो पोज किया था सोफिस्ताइयों ने, और वो क्या था? इल्म नहीं होता, ओपिनियंस होते हैं। वो तुम्हारा ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन। नतीजा क्या निकला? इजाफियत। इजाफियत किसे कहते हैं? कि मेरी बात भी सही और हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। सही है। तो फिर इदारती सफबंदी कायम नहीं हो सकती, मुआशरे में तसव्वुर अदल कायम नहीं हो सकता। इस वजह से सुकरात ने कहा नहीं, इल्म है, और इल्म उसके लिए नज़दीक क्या था? वर्च्यू इज नॉलेज। और वर्च्यू क्या थी? डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस कैसी होती हैं? यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, यानी ऐसी कॉमन एट्रीब्यूट्स जो कि उस चीज के जिसकी आप डेफिनेशन बयान करें उसके तमाम केसेस में हो और उसके ऑपोजिट केसेस में ना हो। मिसाल क्या थी? अदल, खूबसूरती। चाहिए तो क्या थे इसकी? कॉमन एट्रीब्यूट्स देखेंगे। तो हर अदल की एग्जाम्पल के अंदर वो एट्रीब्यूट हो, वो खुसूसियत हो, वो सिफत हो, लेकिन हर जुल्म के अंदर वो सिफत ना पाई जाए तो वो क्या कहलाएगी? डेफिनेशन। इसको ये कहता था वर्च्यू इज नॉलेज। ये क्लियर हो गया? तो असल में प्लेटो भी यही चाह रहा है कि सोफिस्ताइयों का ये नजरिया कि स्केप्टिसिज्म, इल्म मुमकिन नहीं है, इसका रद्द किया जाए, और सोफिस्ताइयों का ये नजरिया कि इजाफियत होती है, रिलेटिविज्म है, इसका भी रद्द किया जाए। तो सुकरात और अफलातून दोनों एक सफ में खड़े हैं, और किसके खिलाफ अलमे? सही है, वो सोफिस्ताई। तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है? डेफिनेशंस वो, अच्छा इसकी बहस हम आगे करेंगे अरस्तु के अंदर कि डेफिनेशंस वो कैसे बना रहा है। चाहिए। लेकिन सुकरात के अंदर जो सबसे दिलचस्प बात है जिसे हमें नोट करना चाहिए वो है उसका मेथड। वो ये कहता है कि सोक्रेटिक मेथड से हमें आगे जाना, डायलैक्टिकल मेथड जिसे वो कहता है। सही है। और डायलैक्टिकल मेथड क्या है कि हम गुफ्तगू करेंगे, आप मुझे पर्टिकुलर एग्जांपल बताएंगे। वो व्हाट इज ए बैग? बैग किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे बैग एक ऐसा थैला होता है जिसके ऊपर जिपें लगी हुई होती हैं। तो आप कहें
लेकिन मेरे अब्बा तो जिस समय सब्जी लेकर आते हैं वो भी एक बैग है, अब्बा कहते हैं बैग से सब्जी निकालो, लेकिन उसके अंदर तो ज़िप होती ही नहीं है। सही है, तो क्या वो बैग हुआ? तो फिर आप बताएंगे रीडिफाइन करेंगे इस बैग को और इस बैग को, ताकि दोनों बैगों को हम डिफाइन कर सकें। और सही है, तो ग्रेजुअली आप अपनी डेफिनेशन को नैरो बट मोर एब्स्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो मेथड सोक्रेटिस के यहाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अफलातून के यहाँ उसको इस एक ख़ास अंदाज में डिफ़ाइन किया जाएगा, अरस्तू इसको बिल्कुल मुख्तलिफ करेगा, और उस स्टेज के ऊपर आके हम बेहतर अंदाज में तबसरा कर पाएंगे। अच्छा जी, डेफिनेशन तो ये है। और जो आपने कहा बड़ा जानदार सवाल है कि ये आगे जाके इस बहस के ऊपर हम उठाएंगे कि मिसाल के तौर पे डेफिनेशंस इंडक्टिव मेथड से हम निकालते हैं या डिडक्टिवली यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम इसको एरिस्टोटल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉलेज से हम शुरू करते हैं। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो की पहला मुकद्दमा वो यहाँ से शुरू करता है, नॉलेज और ओपिनियन में फ़र्क होता है। नॉलेज क्या होती है? तो ये कहता है नॉलेज और ओपिनियन में तो फ़र्क होता है। सोफिस्ताई क्या करते थे? सोफिस्ताइयों के पास ओपिनियन था, राय देते थे वो। नॉलेज राय नहीं होती है। अच्छा, क्या होती है भाई नॉलेज? तो प्लेटो ये कहता है कि नॉलेज और ओपिनियन में फ़र्क ये है कि नॉलेज का क्लेम रीज़न से बैकअप होता है। यानी क्या मतलब वो इस चीज़ का कि जब मैं कोई दावा करूंगा तो उसकी बुनियाद उसकी बुनियाद किस चीज़ के ऊपर होगी? हाँ, उसकी मैं एविडेंस दूंगा, उसकी मैं कोई ना कोई शहादत आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि ये है। तो किताब में ज़रा बताएं जिन्होंने पढ़ा है कि क्या एग्जाम्पल दी हुई है। बड़ी प्यारी एग्जाम्पल है, मुझे बहुत अच्छी लगी एग्जाम्पल, वेरी नाइस। किसी है स्क्वायर वाली एग्जाम्पल नहीं है, कोई और एग्जाम्पल है। एक अंधी खातून है, रोड वाली, हाँ बताएं, ज़हन में है कि वो खातून जो है वो अंधी खातून है और वो रोड पे जा रही है। अब तो रोड जो है आगे से टूटा हुआ है, तो वो खुद से गुमान करके अपना एक ओपिनियन बनाती है कि मुझे यहाँ से मुड़ जाना चाहिए। उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। जबकि एक लड़का आगे जा रहा है, वो देख सकता है, तो उसके पास एक रीजन है कि अगर मैं आगे जाऊंगा तो यहाँ से गिर जाऊंगा, तो उस वजह से वहां से बैक होता है। तो किसके पास नॉलेज है? लड़के के पास। अच्छा, दोनों की क्या, दोनों एक ही मंजिल पे पहुंचे या नहीं पहुंचे? तो अफलातून ये जो एग्जाम्पल है, इससे क्या चीज़ साबित हुई? वो ये कहता है कि देखो, एक नाबीना खातून है और जिस मंजिल पे उसने सिटी ऑफ नॉलेज आना है, ठीक है, लेकिन वो उधर से आई तो एक छोटी सी गली में आई, फिर तीसरी जगह मुड़ी, फिर स्कूल के पास मुड़ी, फिर यहाँ से सीधी निकली, सीधे हाथ को मुड़ी, उल्टे हाथ को मुड़ गई, और राइट इन फ्रंट उसको नजर आया सिटी ऑफ नॉलेज की सीढ़ियों को पहचानती थी, चूँकि वो पहले एक दफ़ा आई हुई होगी। सही है, तो उसने कहा हाँ आ गया भाई, मैं सिटी ऑफ नॉलेज आ गई। क्या है वो? नाबीना है। एक बीना शख्स है, तो बीना शख्स क्या करता है? बीना शख्स ये करता है कि उसे तो पता है कहाँ पे क्या टर्न है, तो वो उसको एग्जैक्टली पता है कि जब उसने देखा आगे से रोड मोड़ा है, दाएं मोड़ा, फिर बाएं मोड़ा, फिर सामने आया, अपने लेफ्ट को देखा, सिटी ऑफ नॉलेज है, सामने मोटरसाइकिल गाड़ी पार्क की, आ गया। तो अफलातून क्या कह रहा है? अफलातून ये कह रहा है कि आप गौर कीजिए, दोनों एक ही मंजिल पे पहुंचना था, पहुंच गए, लेकिन एक को अपने दावे को साबित करने के लिए कोई दलील नहीं है, वो एक्सीडेंटली पहुंच गया, लेकिन दूसरे के पास अपने दावे, अपनी बात, अपने क्लेम को बैकअप करने के लिए एक एविडेंस मौजूद है। बीना शख्स देख रहा है कि यहां मोड़ है, मुझे मोड़ना है, और जो नाबीना खातून है उसे इल्म नहीं है, तो वो बस एक्सीडेंटली गैस वर्क होगा, तो वो मुड़ गई, और मुड़ के इत्तेफाक से वो पहुंच भी गई। तो इस वजह से उसके पास इल्म नहीं है, उसके पास क्या है? राय है। इस चीज से क्या चीज साबित हुई कि इल्म और ओपिनियन में क्या चीज है? हाँ, इल्म और ओपिनियन में फर्क है कि एक में क्या करते हैं आप, एक में बताइए क्या करते हैं? एक में आपके पास बैकअप करने के लिए कोई ना कोई एविडेंस है, और दूसरे में आपके पास बैकअप करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं है। ये एक हो गया फर्क। अब आप गौर करें ना, ये वो सवाल है कि उसने ये कहा कि डेफिनेशंस में तो दोनों ही एग्री कर रहे हैं, सोफिस्ट भी एग्री कर रहे हैं और प्लेटो भी एग्री कर रहा है कि हाँ नॉलेज इसी को होती है, लेकिन उसने किस बात का इनकार किया था सोफिस्टाइयों ने? वो कहते हैं नॉलेज होती नहीं है। क्या ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? वो कहता है
कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो प्लेटो क्या कहता है? ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। अच्छा जी, कैसे करता है? तो ज्योमेट्री वाली एग्जांपल हम देते हैं। ज्योमेट्री वाली एग्जांपल अगर आपने पढ़ी होगी तो कोई बताएगा थोड़ी बहुत, ताकि फिर मैं उसको उसी के ऊपर बिल्ड करूं, ताकि मुझे ये भी पता चले ना किसकी। हाँ बताएं बताएं। वो सोक्रेटिस ने जो एक स्क्वायर बनवाया था, हाँ सही है, ठीक है। तो फिर उसने उसको समझ में नहीं आया, तो फिर उसने बताया देखो इसका तरीका ये है, इसको ऐसे करेंगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, सही है, वेरी नाइस। तो फिर क्या चीज़ साबित हुई? डायगोनल से अगर मैं पकड़ के स्क्वायर को आगे बनाऊंगा डायगोनल के साइज का, तो फिर वो जो है एरिया ट्वाइस हो जाएगा। उसके अलावा कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसमें जो है वो एरिया ऑफ द स्क्वायर जो है वो ट्वाइस होगा। और यहाँ से उसने फिर अपना जो है वो प्लेटो ने भी इसी एनालॉजी को लिया और वो आगे लेके चला। और फिर उसमें वही कि वहाँ पे भी इनकी डिबेट आई थी कि भाई वो सैंड पे परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं सकता, फिर वो फॉर्म सेंसेस हाँ चलें, अब आप गौर करें। देखिए एग्जाम्पल क्या देता है प्लेटो। ये कहता है कि देखो सुकरात का एक वो डायलॉग है, आपने वो देख लिया, जिसने बताया है उसने भी देखा हुआ है पीछे से, कि वो ये कहता है कि एक हम स्क्वायर बनाते हैं कहाँ पर? सैंड के ऊपर, यानी बीच के ऊपर गए और आपने वहाँ पर एक मुरब्बा बना लिया। उस मुरब्बे को बनाया और फिर सवाल ये किया कि इस मुरब्बे को डबल कर दो, इस मुरब्बे को डबल कर दो। तो अफलातून ये कहता है कि इसको डबल कैसे करेंगे? तो इसने कहा आप अगर इसको मेजर करके इसको बिल्कुल डबल करने की कोशिश करेंगे, डबल होने में एरर्स आएगी, या तो बड़ा बनाएंगे या छोटा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके ज़हन में क्या होगा? ये मैप। और ये मैप क्या है? ये इसको मैं आगे जाके भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों वो डबल नहीं बना पा रहे। उसकी वजह ये कि आपने ये देखा, तो अब आप क्या करोगे? इसका डबल यहां पे करोगे, फिर इसका डबल करोगे, सही है। तो क्या एक परफेक्ट डबल स्क्वायर बनाया जा सकता है? तो सुकरात और स्लेव, यानी एक आम यंग बच्चा जिसने तालीम हासिल नहीं की हुई, उन दोनों की आपस में डिबेट होती है और मल्टीपल एक्सरसाइज वो करते हैं। अच्छा जी, तो फिर जब उसको बताया जाता है कि क्या अगर हम डायगोनल के ऊपर स्क्वायर बनाएं, यानी गिवन स्क्वायर के अंदर उसके डायगोनल यानी उसके जो कतर है उसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर बनाऊं, तो ये स्क्वायर अपने साइज में किसका डबल होगा? इसका डबल होगा। सही है। तो जैसे ही सुकरात ने ये बताया, तो उस जो बच्चा था, ये जो यंग बच्चा था, उसने उसको बनाया और उसने कहा कि इट इज द डबल। अब सवाल क्या उठाया? अफलातून ये कहता है कि क्या वो जो स्लेव बच्चा, उसको वो स्लेव कह रहे हैं लेकिन मैं इसको कह रहा हूं यंग बच्चा, जो यंग बच्चा है, क्या इसने ये बात अपनी जिंदगी में से पहले सीखी थी? अफलातून ये कहता है कि इसने ये बात सीखी नहीं थी। क्यों सीखी नहीं थी? क्योंकि ये कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जो कि सेंसेस की बुनियाद के ऊपर उसने बनाई हुई हो, सही है। बल्कि ये वो नॉलेज है जो कि किस बुनियाद के ऊपर आई है? ये आई है नॉलेज आपकी सोल की बुनियाद के ऊपर, जिसे वो सोल कहेगा, या जिसे वो क्या कहेगा? फॉर्म की बुनियाद के ऊपर। तो चूंकि ये इल्म जो उसे मिला, ये कैसा इल्म है? नंबर एक, इसमें अग्रीमेंट होगा, डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ। यानी सॉक्रेटिस और स्लेव बॉय बोथ अग्रीड कि अगर डायगोनल के ऊपर, यानी गिवन स्क्वायर को जब डबल करना हो तो उसके डायगोनल के ऊपर जो हम बनाएंगे स्क्वायर, वो डबल ही होगा। एक बात, जैसे ये कहा गया, by his reasoning he got to know yes that's right I can do it, सही है। क्या अफलातून ये सवाल उठाता है, क्या ये उसने अपनी हिस्स से, लामिसा से, या फर्ज करें कि शामा से या सामिया से, या देखकर ये इल्म हासिल किया? वो कह रहा है ये तो मुमकिन ही नहीं है, ज्योमेट्री का तो इल्म ऐसा होता ही नहीं है। इट इज ए नॉलेज दैट इज प्री गिवन, ये पहले से मालूम होती है चीजें, ठीक है। और दूसरी बात, जो उसने सैंड के ऊपर बनाया हुआ था स्क्वायर, वो तो वैसे ही इम्परफेक्ट होता है, वो तो वैसे ही परफेक्ट नहीं होता, सही है। तो अब दो चीजों से उसने जो पर नतीजा कशीद किया, वो ये किया कि देखो अगर कुछ ना होता, देखो ये मैंने लिखा हुआ भी हो, देखो बीइंग एंड थॉट इज वन। ये स्टेटमेंट आपको पहले भी याद होगा, जब हमने पार्मेनाइड्स किया था तो ये स्टेटमेंट कहा। प्लेटो ये कहता है कि अगर उसने डबल स्क्वायर बना दिया है डायगोनल के ऊपर, इसका मतलब यह है कि देयर इज सम बीइंग, कोई ना कोई तो रियलिटी है,
क्योंकि अगर ना होती तो आप इसके बारे में ऐसी सोच और ऐसा उसूल नहीं बता सकते जिसके ऊपर सब लोगों का इत्तेफाक हो। जैसे मैंने कहा आपने भी मानना शुरू, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए अगर मैं कोई प्रिंसिपल बना रहा हूं और आपका उसके ऊपर इत्तेफाक है तो इसका मतलब यह है कि जो आप सोच रहे हो वो रियलिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर वी नो हमारे पास सिर्फ ओपिनियंस नहीं होते जो कि हम सेंसरी इंफॉर्मेशन से लेते हैं, बल्कि हमारे पास क्या चीज होती है? नॉलेज होती है। कुछ चीजों की हमारे पास नॉलेज होती है, और वो नॉलेज का सोर्स क्या होता है? वो क्या नहीं होता? तजर्बा नहीं होता, सेंसेस नहीं होते, बल्कि इसकी सोर्स क्या होगी? इंटेलेक्ट, रीजन। टेक अनदर एग्जांपल। जैसे आप कहते हैं सर्कल, सही है, और फिर मैंने कहा राउंड, इन दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हाउ डू वी नो दैट सर्कल्स आर राउंड एंड राउंड्स आर सर्कल? वी नो इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। all bachelors are unmarried male. How do I know that? It's universally true. इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे जुमले जिनको आप कंफर्म नहीं करते, इनको सिर्फ आप अप्लाई करते हैं, बिकॉज यू नो देम फ्रॉम द बिगिनिंग। ए प्रायरी जिसे कहते हैं, कब्ल अज तजर्बाती। सही। तो एग्जैक्टली प्लेटो ये बताता है, इफ यू ड्रॉ ए स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ द प्रीवियस स्क्वायर तो आप डबल स्क्वायर ही बनाएंगे। इसके लिए किसी इल्म की जरूरत नहीं है मां सिवाय इसके कि आपको रीजनिंग बताएगा ये। और इसको हम कहते हैं नोइंग द फॉर्म्स ऑफ थिंग्स। नोइंग द फॉर्म्स ऑफ थिंग। अब इसके लिए वो एक लफ्ज इस्तेमाल करेगा फॉर्म, एक लफ्ज इस्तेमाल करेगा आइडियाज, और आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू में? इमसाल। ठीक है, इमसाल यानी मिसालियाती दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो कि उसूलों की दुनिया होती है। सही है। तो आलम अमसाल, तो ये मिसाल है, फॉर्म है, आइडियाज है। इसका मतलब क्या हुआ कि चीजों के उसूल इंसान पहले से जानता है। तो अब तक का थीसिस क्या हुआ? पहला बात तो ये है कि वो सबसे पहले उसने रद्द किया सोफिस्ताइयों का, और साइड ली किसकी? सुकरात की, और ये कहा कि इंसान के पास इल्म है। कैसे साबित किया जाएगा? इल्म किसे कहते हैं? इल्म कहते हैं जब आप अपने इल्म को बैकअप करते हैं एक रीजन के साथ। दो बातें। तीसरी बात, आपके पास इल्म है, वो ये कहता है बिल्कुल इल्म है, तो उसकी बेहतरीन एग्जांपल देने की वो कोशिश करता है कि अगर स्क्वायर को डबल करना हो तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो तजर्बे से तो आप साबित ही नहीं कर सकते, चूंकि फर्ज करें अगर किसी ने, लेकिन आप जानते हो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये जैसे ही आपके सामने इस उसूल को रखा जाएगा, करके दिया जाएगा, तो वो फौरन से समझ जाएगा यस दैट्स राइट। उसका इस बात पर इत्तेफाक कर देना, आपका इस बात को इस्तेमाल करते हुए बताना, इस बात की अलामत है कि कुछ नॉलेज हम इंसानों के दरमियान कैसी होती है? शेयर्ड होती है, कॉमन होती है और अग्रीएबल होती है। इत्तेफाक हो सकता है और वो परफेक्ट होती है, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं हो सकती। देयरफॉर मेन नो इवन बिफोर दे कम इनटू, इस आर्गुमेंट को हम आगे जाके करेंगे, बट पीपल हैव नॉलेज। ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ, ये बताएं। तो पहला थीसिस हमने क्या साबित किया? नॉलेज, ह्यूमंस हैव नॉलेज। और कहां किसका रद्द हो गया? सोफिस्ताइयों का रद्द हो गया। इसी बात का दावा किसने किया था? सुकरात ने भी किया था, और सुकरात भी कहता था कि इल्म मुमकिन है। तो अपने इल्म के दावे पर सुकरात अफलातून ने क्या किया? एक मिसाल पेश करके बताया कि इंसान के पास इल्म होता है। अब हम आते हैं सेकंड क्लेम के ऊपर। सेकंड क्लेम क्या है? डिवाइडेड लाइन। सही है, ये बड़ा दिलचस्प है, इसको भी हम देखते हैं कि ये क्या है डिवाइडेड लाइन। ये बीइंग इन थॉट, ये प्रिंसिपल बहुत अहम है, और इसको भी हम देखते हैं कि ये कैसे है। अच्छा, अब एक चीज़ जिसको वो कहता है डिवाइडेड लाइन, इससे ये अफलातून साबित करेगा कि इंसान के पास इल्म जो हकीकत का है वो कैसे है। तो ये कहता है, आइए मैं आपको बताऊं कि डिवाइडेड लाइन से इंसान की नॉलेज और रियलिटी का आपस में क्या ताल्लुक है। सही है। तो देखो, अगर आप गौर से देखें तो आप नजर आ रहा है ABCD, ठीक है। तो अब वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि इंसान जो जानता है
और जिस चीज़ के बारे में जानता है, तो जो जिस चीज़ के बारे में जानता है उसको उसने क्या नाम दिया था यहाँ पे? फॉर्म। इंसान क्या जानता है? फॉर्म को जानता है। फॉर्म किसे कहते हैं? उसूल कह सकते हैं। एक उसूल, इंसान उसूलों को जानता है। उसूल कैसे होते हैं? मुजर्रद होते हैं, ठीक है, मेंटल होते हैं, इंटेलिजिबल होते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, लेकिन मोबाइल की तरह अपनी जेब में नहीं रख सकते, उनके साथ सही टच नहीं कर सकते, उनकी तस्वीर खींच के अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते, लेकिन उनको गुफ्तगू के साथ समझा सकते हैं। ऐसे उसूलों का इल्म इंसान के पास होता है जो टेंजिबल ना हो, इंटेंजिबल हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आप आ जाए नीचे इसके ऊपर। अब वो ये कहता है आइए मैं आपको सफ़र करवाता हूं कि हकीकतें क्या होती हैं। तो देखो, एक हकीकत की लेयर क्या है? ए के नीचे और बी, सही है। तो वो ये कहता है ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं विजिबल। विजिबल का मतलब क्या है? जो तजर्बे से आप हासिल कर सकते हैं। तो क्या क्या इस वक्त विजिबल है हमारे लिए? सब कुछ विजिबल है। मैं आपके सामने विजिबल हूं, मेरा ये बटुआ विजिबल है, ये लैपटॉप विजिबल है, मेरा मोबाइल, मेरी पानी की बोतल, ये मार्कर, सब विजिबल है, ठीक है। तो ये जो विजिबल पार्ट है इसको वो दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे करेगा। फिर वो ये कहता है कि इसके बाद कुछ इंटेलिजिबल पार्ट होता है रियलिटी का, और उसमें भी उसने उसको दो हिस्सों में बांटा हुआ है, सी और डी। अच्छा, अब इसको नीचे देखिए क्या लिखा है? लाइकनेस, ठीक है, और थिंग्स। इसको मैं कहूंगा शैडोज, साया, और इसको मैं क्या कह रहा हूं? चीजें, सही। तो इस वक्त अगर आप देखें तो बाज़ औक़ात ये वहाँ लाइट जो है ना इसके ऊपर शैडो मेरे ऊपर पड़ रहा है, सही। आपको भी कुछ शैडो, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ तो इस टेबल का सारा साया इसके ऊपर मेरे सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है इसलिए कि रोशनी है, लेकिन इस दीवार का साया मुझे नज़र आ रहा है। तो साया और फिर साये की, यानी जिस चीज़ से वो साया, तो ये साया दीवार का, ये भी मुझे पता चल रहा है। ये साया इस टेबल का और कुर्सी का है जो कि मेरे सामने नज़र आ रहा है। तो ये कहेगा देखो विजिबल क्या चीज़ है? दो चीज़ें, या तो एक चीज़ साया होती है और उसकी जिस चीज़ का वो अक्स होता है। इसी तरह इंटेलिजिबल में भी कुछ लोअर फॉर्म्स होंगी और कुछ हायर फॉर्म्स होंगी, ठीक। शैडोज को वो नाम देता है इमेजिनेशन, ताकि आपको समझ में आया हाँ क्या बात हो रही है। दूसरे को उसने कहा ओपिनियन, तीसरे को उसने कहा साइंसेस, और चौथी चीज को उन्होंने क्या कहा? डायलैक्टिक्स। अब आप देखें कि लफ्ज डायलैक्टिक का एक मतलब और आया है। पहले वाले डायलैक्टिक्स का क्या मतलब था जो कि सोक्रेटिक था? मेथड ऑफ इंक्वायरी है, वो मेथड ऑफ इंक्वायरी है। और ये क्या है? इट्स मेटाफिजिकल रियलिटी, द रियलिटी ऑफ द रियलिटी, द अल्टीमेट रियलिटी, डायलैक्टिक, सही है। अच्छा जी, अब आप आइए इसकी मिसाल को समझने के लिए, और फिर हम इसको इससे जोड़ेंगे भी। मिसाल एक और देता है, बताएं। एक मिसाल देता है वो किसी, उसकी क्या उसे कहते हैं, बड़ा अच्छा सा नाम होता है, नहीं, उससे पहले एक एग्जांपल देता है। एक वादी टाइप की चीज़ है, घाटी पता नहीं कहेंगे या क्या कहेंगे, स्टीप उसके वो है, हाँ क्या कहते हैं उसको? कैनियन। तो एक कैनियन है जहाँ पर नीचे कम्युनिटी रहती है, और बिल्कुल सीधे फलक शगाफ क्या है? पहाड़ हैं, और पहाड़ों के ऊपर कुछ परिंदे हैं, और फिर पूरी कायनात वहाँ पे भी बस रही। उसकी वो एग्जांपल दे दो। एग्जांपल आप बताएं। ऊपर से कोई इधर उड़ रही हो, हाँ, उसके साए नीचे नजर आ रहे हो। अच्छा, ऊपर कुछ स्टेप नहीं है तो ऊपर नहीं देखते हो, सही है। तो ऊपर से उनको साए नजर आते थे, कुछ ऊपर आए, कुछ साया वाया कुछ है, कुछ उसके उनको शेप भी समझ में आ गई और सारी चीज़ समझ में आ गई, ऐसे चलता है, ऐसे उड़ता है, लेकिन वो साया ही नजर आता था। फिर अचानक से किसी दिन वो ईगल मर के नीचे आ गई, तो उनको वो ईगल नजर आई, तो उससे बोला अच्छा ये चीज़ जो है उसका साया देती है। तो उस ईगल को स्टडी करते करते उसको समझा उन्होंने। वहाँ से फिर वो भाई उसकी ये बॉडी पार्ट्स हैं, वो ऐसे फंक्शन करती है, वो ऐसे उड़ती है, वो करती है, तो वहाँ से वो साइंस पर आए। ये तीन चीज़ें। फिर चौथी चीज़ भी थी उसमें, चले कोई, बट वेरी गुड स्टोरी। कोई किसी और को भी, कोई और इसको अच्छी तरह मज़ीद इसको खोले, जैसे जिससे हमें ये चीज़ समझ में आए। कोई जहन में कोई आ रहा है, कोई और इसको एक्सप्लिकेट करे, कोई इसको एक्सप्लेन करे। ओके, दैट्स द इंटायर स्टोरी। स्टोरी तो आपको समझ में आ गई, इन्होंने बहुत अच्छी बताई है। तो इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला डाला जाए ताकि आपको अच्छा समझ में आए, मज़ा भी आए, याद भी रहे। तो मिर्च मसाला कोई नहीं डालेंगे हम, सिर्फ ये देखें। वो ये कहते हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें
यानी बिल्कुल सीधे पहाड़ हैं, नीचे एक कम्युनिटी रहती है, इंडिपेंडेंट सी कम्युनिटी है, उनके रोज़मर्रा की रूटीन क्या है, वो नीचे ही रहते हैं, ऊपर नहीं जाते। इवन ऊपर देखना उनके लिए कोई ज़्यादा पसंदीदा बात नहीं है, उसको कहते नहीं ऊपर नहीं देखना, इवन नीचे हमारी ज़िंदगी चल रही। वहीं सब्ज़ी दुकान, बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, सब कुछ वो वहीं करते हैं, उनकी ज़िंदगी। उस ज़िंदगी के दौरान सूरज की रोशनी आती है तो ऊपर उड़ने वाले परिंदों के साए नीचे आते हैं, जैसे इस वक्त इधर साया नज़र आ रहा है, ये साया नज़र आ रहा है, इस तरह वो साया नज़र आ रहा है। तो उसने कहा कि एक बच्चा वहाँ है, उसका नाम आप रख लें गुड्डू। तो गुड्डू जब पैदा हुआ तो उसने देखना शुरू किया, क्या? साया। तो उस साए को कॉमन फीचर्स ने बना लिया कि 4 से 5 और 6 बजे के दरमियान एक साया यहाँ नज़र आता है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ फिश। तो ये फिश उसका नाम भी रख लिया, उसकी फीचर्स भी हैं। जैसे वो कहे फिश, सब लोगों को समझ में आए फिश ये होती है। और फिश कब मिलती है? 4 से 6 के दरमियान। कहाँ मिलेगी? बिल्कुल वहाँ जाओगे ना, बिल्कुल गली के कोने में, वहाँ फिश अवेलेबल है। और ये बड़ा हो गया, सही है। जैसे बड़ा हुआ, कॉमन लैंग्वेज है, ये है। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि ऊपर से फिश नीचे आ गई। अब जब वो साए को देखे, वो तो उसकी पिक्चर बिल्कुल उसके सामने। अब जब उसने ये फिश असली वाली देखी तो उसने कहा, अरे ये तो वही लग रही है, ये थी ऊपर, हमें तो पता ही नहीं था। सही है। तो फिश की असल चीज आ गई। तो अब चूंकि वो जख्मी थी, वो एक अच्छी कम्युनिटी थी, उसने उनको पानी पिलाया, उनको नहलाया धुलाया, नर्स के पास लेके गए, उसने उसकी बैंडेज की, डॉक्टर था, हकीम साहब थे, उनके पास लेके जाए, उन्होंने उनका इलाज किया। 4-6 दिन के बाद वो ठीक हो। दौरान इलाज उनको रसाई मिली कि वो आईसीयू में हकीम साहब के साथ ज़रा देखें। तो उन्होंने उसके पर देखे, मेजर किए, ओह वाह, चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ा, पर्दों के यानी परों के साथ साथ फिर उन्होंने इस चीज़ को देखा कि मिसाल के तो उसकी चोंच कैसी है, उसका हुदूद अरबा कैसा है, उसका रंग कैसा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, उसकी ज़बान कैसी है, लंबी है, चौड़ी है, चपटी है, लाल है, नीली है, पीली है, जो भी है, एवरी सिंगल क्वालिटी वॉज एग्जामिन्ड। तो अब आपने गौर करना है, पहली बात जो फिश है वो क्या है? फिश इमेजिनेशन है। लेकिन ये इस इमेजिनेशन का उनको कब पता चला? जब वो फिश नीचे गिरी। तो विजिबल वर्ल्ड में उनको क्या चीज पता चली? उस बच्चे को, जिसका नाम क्या था? गुड्डू। हाँ, तो गुड्डू को पता चला पहले दिन कि यार ये जो अभी तक छोटे होते से लेकर आज तक मैं देखता रहा, क्या थी? ये तो फिश तो असल में ये, इसमें तो हमें थोड़ा बहुत पता चलता था ना, फिश यूं होती है, लेकिन देखो इसकी ज़बान है, इसकी आंखें हैं, वो इस तरह कर रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पानी भी पीती है, हकीम साहब उसको कहते हैं सो जाओ, सो भी जाती है। लेकिन वहाँ पे फिश का कुछ नहीं पता, वो बस एक दफ़ा आती है 4 से 6 के दरमियान और फिर वो चली जाती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, द डिफरेंस? तो अब प्लेटो ये कहेगा ये 2 हिस्से हैं विजिबल वर्ल्ड के, एक था शैडो और एक है उसका जिसका वो अक्स था। एक ये क्लैरिटी आ गई। तो अब 2 डिग्रीज ऑफ रियलिटीज होगी, एक फिश, एक उसका जो चीज जिसकी वजह से वो साया हो रहा था। यहां तक क्लैरिटी आ गई। तो लेयर्स ऑफ रियलिटी, एक तो ये बात पता चली। जब उसका इलाज हो रहा था तो उन्होंने ये देखा कि मिसाल के तौर पर अगर किसी चीज को फिश होना है तो उसके लिए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? तो उसके परों का साइज इतना होना चाहिए, उसका रंग ऐसा होना चाहिए, उसकी ज़बान ऐसी होनी, उसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए। वो उसने वहां से क्या किया? अब वो इस ओपिनियन से क्या कर रहा है? जनरलाइज कर रहा है। इफ एनीथिंग हैज टू बी फिश, इट हैज टू हैव इट्स फीदर्स, इट्स टंग, इट्स आईज, इट्स साइज, तमाम की तमाम चीजें उसको कैसी होनी चाहिए? ओपिनियन से उसने क्या किया? कशीद कर लिया, कॉमन फीचर्स। तो अब अगर कभी जिंदगी में कोई वो फिश देखे या किसी के ऊपर नाम का इतलाक किया जाएगा कि ये फिश है, तो किस बुनियाद पे किया जाएगा? जिसके अंदर ये फीचर्स हो जाए। तो देखो, ये है साया, ये है वो फिश जो के नीचे गिरी थी। तो उसने इसको कंपेयर किया, उसने कहा ये असली इसका साया ये था, मैं आज तक इसको समझ रहा था, असल में तो ये है। यहां से आओ, जब उसने मजीद इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन की, एक ही चीज है, उसने कहा अगर किसी चीज ने फिश होनी है तो कॉमन चीजें ऐसी होंगी।
तो क्या आ गया, इसको हम कहते हैं साइंसेस। क्या होती है, साइंस। और साइंसेस के बाद वो ये कहता है अल्टीमेटली व्हाट मेक्स थिंग्स थिंग्स, कौन है वो बड़ी भरपूर हकीकत जो फिश को फिश बनाती है। सही है। और फिश की बेशुमार एग्जाम्पल्स को वो हमारी वैली के ऊपर भेज देती है और जो उस वैली के साया को भी मुमकिन बनाती, उसको हम क्या कहेंगे, डायलैक्टिक। क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई? अब आप आइए उस मुरब्बा को जो सुकरात ने कहां खींची थी, बीच के ऊपर खींची थी। सही है। तो जब हमने डबल द स्क्वायर किया तो क्या हुआ, हमें क्या चीज कैसे पता चला था, वो थी फॉर्म। वो फॉर्म किस फॉर्म की बात हो रही थी, वो इस फॉर्म की बात हो रही थी, साइंस थी वो किस फॉर्म थी, साइंस थी, एब्स्ट्रैक्ट थी, कॉमन फीचर्स थे। और जो सुकरात ने बीच के ऊपर मुरब्बा बनाया था वो क्या है, वो है ओपिनियन। उसका अगर कोई साया होता तो क्या होती, इमेजिनेशन। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इल्म है, ये था ना नॉलेज। नॉलेज इज बैक्ड अप बाय द रीजन। व्हाट डू यू नो, यू नो द फॉर्म। फॉर्म क्या होती है, फॉर्म होती है एक इंटेलिजिबल रियलिटी, एक ऐसी चीज जिसको आप रीजनिंग से समझते हैं। सही है वो। लेकिन उससे ऊपर भी एक और मंजिल होती है, इसको हम क्या कहते हैं, डायलैक्टिक। क्या कहते हैं, डायलैक्टिक। अच्छा, अब एक और बात जिसे हमें समझना है, जब आप इस लाइन से आगे की तरफ जाओगे तो क्या कह रहा है, बीइंग मोर रियल, इमेजिनेशन इज द लीस्ट रियल थिंग, ओपिनियन इज बेटर देन इमेजिनेशन, साइंसेस आर बेटर देन ओपिनियंस, डायलैक्टिक्स इज द बेस्ट। तो जब आपकी मूवमेंट यहां से इस ग्राफ के ऊपर यहां से आगे की तरफ जाएगी, यू आर गोइंग क्लोजर टू द रियलिटी। इंसान का मकसद क्या है इस दुनिया में, किस चीज को जानना, बिकॉज डायलैक्टिक इज द गुड फॉर प्लेटो। अच्छा जी, फिर क्या कह रहे हैं जी, प्रोड्यूसिंग एंड एक्सप्लेनिंग। इमेजिनेशन की एक्सप्लेनेशन क्या है, वाई देयर इज ए शैडो, ओपिनियन बताएगा। यानी फिश साया और ऊपर से आ गया ईगल, तो क्या हो गया, ईगल ने एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, ये फिश ईगल की वजह से। तो ईगल ने एक्सप्लेन किया किसको, फिश को। ईगल को आपने देखा, थॉरली साइंटिफिकली स्टडी किया, उसकी एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स निकाले। अब आप ईगल नेस को या ईगल हुड को आप एक्सप्लेन करेंगे किस तरह, कॉमन फीचर से, तो वो हो जाएंगी साइंसेस। वो क्या हो जाएंगी, साइंसेस। तो पर्टिकुलर रियलिटी से जनरल रियलिटी की तरफ आ। बट इज दैट व्हाट वी वांट? फॉर प्लेटो, नो, वी डोंट वांट दिस, दो इट इज बेटर देन शैडोज, इट इज बेटर देन दी रियलिटीज, बट इट्स नॉट द अल्टीमेट रियलिटी। हमें क्या चाहिए, द प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग। इसको उसने क्या कहा, हाँ। तो अब आप देखो क्या लिखा है, प्रोड्यूसिंग। इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, सही है, ईगल प्रोड्यूस करता है उसका साया। तो प्रोड्यूस भी कर रहा है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हर आगे की चीज, यानी हर जो निचली दर्जे की चीज है हकीकत के एतबार से, उसको उससे ऊपर वाला जो दर्जा है हकीकत का, वो इसको एक्सप्लेन भी करता है, उसी को वो प्रोड्यूस भी करता है। ये है इसकी रैशनल एक्सप्लेनेशन। ये क्लियर हो गया? अब एक सवाल और पैदा होता है, और वह सवाल ये पैदा होता है कि रिलेशनशिप क्या है किस चीज में, वर्ल्ड में, ठीक है, यानी वर्ल्ड का मतलब क्या हो, विजिबल वर्ल्ड, और फॉर्म में। तो क्या है रिलेशनशिप, बताएं जरा। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, वर्ल्ड और फॉर्म में क्या रिलेशनशिप है।